Unacademy. Let's crack it. हाय डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। तो बच्चों, आज का सेशन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th का एग्जाम दे लिया है। और 10th का एग्जाम देने के बाद बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि प्रॉपर गाइडेंस क्या है, वो ऐसी क्या प्रिपरेशन करें, ऐसी कौन सी टीम को चुने, ऐसा कौन सा संस्था का चुनाव करें जिससे उनकी लर्निंग हो जाए आसान और वो नीट बिना ड्रॉप किए हुए क्रैक कर सके 12th के साथ, और 12th में भी रैंक आए और बच्चा नीट के अंदर भी अच्छी रैंक लेकर आए। तो मैं आज आपका इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं अनअकैडमी का एक पैनल, जिसके अंदर डॉक्टर एसके सिंह सर, जो बहुत ही जुझारू और बहुत ही जबरदस्त बायोलॉजी के टीचर हैं। इनका नाम एक और फेमस है, द सिंह इज द किंग ऑफ बायोलॉजी। और निशांत वार्ष्णेय सर, आप एक्स सीनियर फैकल्टी ऑफ एलन रह चुके हैं और एलन कोटा। मैं पहले आपको ये पूरी बात बता दूं, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप जिनसे पढ़ने जा रहे हैं, जिस पैनल में आप मिलने जा रहे हैं, उनका खुद का अनुभव क्या है। और कौशल नामा सर, आप भी केमिस्ट्री के बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही फेमस और बहुत चहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। कौशल नामा सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आप भी कोटा में कई वर्षों तक, 15 वर्ष हमने भी साथ में पढ़ाया है, और देश के जितने भी नामी संस्था आपने सुने। और इसमें अनडाउटली आप जिस संस्था में अभी जिस स्टूडियो में देख रहे हैं अनअकैडमी, ये अपने आप में बहुत बड़ा लार्जेस्ट और जहां पर सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, उनमें से कुछ आज आपको सुझाव देंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों, मैं क्रम में आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा बायोलॉजी के बारे में कि डॉक्टर एसके सिंह सर क्या कहना चाहेंगे। आप पेशे से डॉक्टर भी हैं और अभी ऐसा ही कोविड का सीन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट अभी यही करेंगे, और हम सबको मोटिवेशन की जरूरत भी है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच। देखिए, अभी आपको पता है, हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं हम कोरोना से जूझ रहे हैं और ये हमें नहीं पता है कि ये कब तक चलेगा। बट रिसेंट स्टडी में देखा गया है कि अगर आप जिस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस समय देखेंगे तो आपके न्यूज़ में यही बताया जा रहा है कि ये लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी एक तीसरा फेज भी आ रहा है। अभी जिस वक्त इस वीडियो को देखेंगे उसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि तीसरे फेज की तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे या कोई फिजिकल कोचिंग में जाते थे, या तरह तरह से जो बाहर वाला आउटिंग वाला सिनेरियो था वो बिल्कुल अब खत्म सा होने वाला है। आने वाले कुछ सालों के लिए, हो सकता है वो 1 साल हो 2 साल हो, ये भी मुझे नहीं पता है। बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिंदा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो इस जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना है कि घर से बाहर नहीं निकलना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कोरोना सर इतना मतलब कि बेवफा वायरस है कि जब तक आप बाहर से बुला के नहीं लेके आएंगे तब तक आएगा नहीं। तो बेहतर है कि आप घर में रहें, कि ताकि उसको आगमन ना दें। और हम घर में रह के भी पढ़ सकते हैं, घर में रह के भी अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और मतलब कि ऑनलाइन एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत दिग्गज टीचर जैसे आप लोग हैं सब पढ़ाते हैं। तो हमें हमेशा मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ऐसे हालात हैं कि जब आप एक साथ घर में रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि इकट्ठा जब रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बर्तन एक साथ रहेंगे तो बजेंगे ही। तो वही सिनारियो हमारे घर में, आपके घर में, सब में रहता है। और कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है। हमारा ऑनलाइन एक ऐसा मीडियम है कि हेडफोन लगाइए, सारा का सारा खत्म एक ही बार में, और आप पढ़ सकते हैं। कितना बेहतर एक सिनेरियो है। हम इस सेशन में खासकर बात करेंगे कि अगर आप नीट 2023 के एस्पिरेंट है, अगर आप अभी 10th से 11th में आए हैं और 11th एक नया नया रहता है, साइंस स्ट्रीम है, आपको डॉक्टर बनना है, तो कैसे आपको हर चीज को पढ़ना है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, बायो को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री 3 होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उसको कैसे लेकर चलना है, जहाँ पे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपको मतलब कौन से बुक से करना है, क्या डेली शेड्यूल होना चाहिए, कौन से कि आपको कितना पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे सर केमिस्ट्री से सबसे पहले, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत कंफ्यूजन वाला है। सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर कंफ्यूजन। उसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर 3 सब्जेक्ट है, मतलब कहने का तो एक ही सब्जेक्ट है, बस 3 पार्ट हैं, और उसको कैसे हैंडल करें। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम थोड़ा प्रदीप, दिनेश, मुकेश, सुरेश से पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें, कितना पढ़ें, अलग अलग टीचर से पढ़ें तो फिर कितना पढ़ें। बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है। तो निशांत सर बताएंगे इसमें
केमिस्ट्री के बारे में कि आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए जब आप 10th से 11th में आते हैं, तो 11th एक नया चीज़ रहता है, तो कैसे सर शुरुआत करना चाहिए? थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर सर, और थैंक यू आशीष दीवान सर, थैंक यू नामा सर। और हम लोग यहाँ पर जैसा कि सर ने अभी कहा, एस के सर ने, कि सबसे जरूरी चीज है कि हम घर पे रहें, और ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ सालों में हमेशा कोचिंग के पैटर्न चेंज होते हैं। यानी कि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो दीवान सर और हम लोग और नामा सर, ये सबको याद होगा कि हम लोग सर ट्यूशंस पढ़ते थे। ट्यूशंस के बाद एक 97-99 के आसपास दौर आया और वो कोचिंग्स में कन्वर्ट हो गया, और जो इस समय चल रहा है ये है ऑनलाइन। तो मुझे तो पर्सनली ये फील हुआ है, 1 साल पहले तक मुझे भी लगता था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते होंगे, क्या अच्छा लगता होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि पढ़ाना भी बहुत मजेदार है और पढ़ना भी बहुत मजेदार है। अब मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो कोई 11th में डॉक्टर एस के सिंह सर से पढ़ सकता था, कोई दीवान सर से पढ़ सकता था, कोई नामा सर से पढ़ सकता था। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये टीचर तो नहीं पढ़ाते 11th। मैंने जितना, मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस है कोटा में, तो 11th में जनरली इतने सीनियर टीचर और इतने बढ़िया टीचर्स को नहीं लगाया जाता है। उन लोगों को लगाते हैं जो बच्चे थोड़ा आराम से कंफर्टेबल हो जाए। तो पहली चीज तो डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी है कि आपको एक बहुत बेहतरीन टीम मिल रही है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए कि यार मैं एक बहुत सेफ हाथों में पहुंच गया। अब आती है कि हमें प्रिपरेशन और फिर केमिस्ट्री, मैं दोनों तीनों बात करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया, लगभग मेरे को 17-18 साल कोटा में हो गए हैं, और मैंने यहाँ जो देखा है वो कि 11th के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आ तो जाते थे, यानी कि वो कोटा में सुनकर कोचिंग ज्वाइन कर ली, या दिल्ली की कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, या साउथ की कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन उनको अपने आप को ये मैच्योर करने में कि वो प्रिपरेशन करने लगे बहुत टाइम लगता था, और जितना टाइम लगता था उसमें उनका वो सब लॉस हो जाता था। जब वो जगते थे तो उनको लगता था कि अरे अब तो बहुत छूट गया, और फिर वो 11th क्लास उनके लिए धीरे धीरे एक फ्रस्ट्रेशन का फॉर्म बन जाती थी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि बेटा, वंस यू डिसाइड कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको नीट क्वालिफाई करना है, आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हम बड़े हो गए। अच्छा, इस बार तो एक और चीज हो गई डॉक्टर साहब कि यहाँ पर बड़े होना फील इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि 10th का एग्जाम ही नहीं हुआ। तो बच्चों को सबसे पहले तो ये फील करना पड़ेगा कि भाई देखो, मेरा 10th का एग्जाम हुआ या नहीं हुआ, जो भी कोरोना की वजह से, लेकिन मैं अब 11th में जा रहा हूँ और 2 ईयर प्रिपरेशन करूंगा। तो मैं सीरियस हो जाऊं और अपने जो बेसिक्स थे, जो भी 9-10 के मैथ्स के बेसिक हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूलों के बेसिक्स हैं, फिजिक्स के बेसिक्स हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करके और फटाफट एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसे लोगों को ज्वाइन कर लूं जिससे कि मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो बच्चे को ये सोचना चाहिए। अब बात करते हैं अगर केमिस्ट्री की, तो मेरे साथ में एक्सपर्ट केमिस्ट्री के नामा सर भी हैं, और जितना मैंने भी यहाँ पर कोटा में सीखा है केमिस्ट्री, जो कि 45 क्वेश्चंस आपको पता है आते हैं, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में बड़े इजीली सॉल्व हो सकते हैं अगर आप अपने सिर्फ टीचर को फॉलो करें और साथ में बुक्स के नाम पर आप सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करें। तो इसका मतलब आप बुक के नाम पर केवल एनसीईआरटी रखिए अपने पास, टीचर के कंप्लीट नोट्स और उसकी जो बातें हैं वो फॉलो करिए, और टीचर यहाँ पर जो भी आपको मटेरियल दे रहे हैं वो सफिशिएंट है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट। मेरे हिसाब से बच्चे कई सारे होते हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है, सर हम जेई मेंस के पेपर ले लें, हम सर पुराने बुक्स, हमारे ये वाली बहुत अच्छी किताब हमने सुनी है। तो मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री इज कंसर्न कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आपको बुक्स वगैरह के पीछे नहीं जाना चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीजन है सर कि केमिस्ट्री में जितनी भी बुक्स हैं वो जेई मेंस, आईआईटी और मेडिकल सबको मिलाकर कॉमन लिखी होती है। तो वो कितना भी उसके ऊपर नीट लिखा हो, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर जो फ्लेवर होता है वो कहीं ना कहीं जेई मेंस की साइड होता है, और जेई मेंस आईआईटी के एग्जाम और नीट के एग्जाम में बहुत फर्क है। तो इसका मतलब बच्चा अगर नहीं भटके, स्टिक रहे अपने टीचर पर, अपने टीचर के नोट्स पर, और एनसीईआरटी को फॉलो करता हुआ आगे चलता रहे, तो उसकी केमिस्ट्री में बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है, और 45 में से इजीली वो 42-43, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कुछ अगर मान के चलें कि कुछ इस तरह के आ जाते हैं जो आपको एक्सेप्शन केस आ गया, तो आपके 42-43 क्वेश्चन इजीली ठीक हो सकते हैं। तो मैंने जितना समझा है सर केमिस्ट्री को लेकर, वो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया। तो मैं चाहूंगा कि अब मेरे साथ जो नामा सर हैं वो भी केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं, इवन की मैंने तो फिजिकल केमिस्ट्री ही एलएन में पढ़ाया सालों साल,
लेकिन नामा सर तो कंप्लीट केमिस्ट्री भी देखते रहे हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा केमिस्ट्री पे जो है वो नामा सर भी अपनी बात शेयर करें। नामा सर। थैंक्स निशांत सर, नमस्कार। दीवान सर नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। तो बच्चों, जो अभी हम लोग बात करें नीट प्रिपरेशन की, जैसे सर ने बताया आपको कि 10th का एग्जाम नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात थी। बच्चा अभी ये दिमाग में रहता है उसके कि मेरा तो 10th का एग्जाम हुआ नहीं, तो मैं 11th का एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करूं। जब जो बच्चा इसको सोचने में टाइम लगाया था वो वैसे लेट हो जाता है, वो डिले वैसे हो गया बाकी सब बच्चों से। तो हमें जो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मोस्ट स्कोरिंग। बायोलॉजी अपनी जगह है, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है, बच्चों के लिए मोहब्बत होती है बायो से बच्चों को, तो बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है बायो। केमिस्ट्री में ये है बच्चा, आपको कुछ नहीं करना है। सर ने अभी बहुत काम की बात बोली कि आपको कोई बुक्स को फॉलो नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी देखा, आपको टीचर ने पढ़ाया, सपोज कोई भी चैप्टर पढ़ाया, सपोज आपको फिजिकल में एटॉमिक पढ़ा दिया, केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया, आपको क्या करना है, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, आपका एटॉमिक हो गया, उसके बाद आपको बिना कुछ सोचे उस टॉपिक को एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना है बस। और नोट्स टीचर के साथ साथ आपको बना के चलना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बस वो रीडिंग मारते रहते हैं बैठ के। रीडिंग नहीं मारना, जैसे ऑफलाइन क्लास आप लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से, वही काम करना है, कोई नया खेल नहीं करना है। टीचर्स को फॉलो करो, उसके नोट्स फॉलो करो। और निशांत सर हो गए, मैं हो गया, हम दोनों मिलके आपको केमिस्ट्री कुछ अलग से कुछ भी नहीं कर रहा है, जो डीपीपीस मिलेगी, जो मॉड्यूल मिलेगा वो आपको करना है। और सिचुएशन इतना हार्ड है कि आप ये सोच के नहीं चल सकते मैं ऑफलाइन जब खुलूंगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूं। यही टाइम है आपको, बिल्कुल राइट टाइम स्टडी करने का, फोकस आपको अपनी स्टडी पे करना है। और बढ़िया से, मतलब इजी वे में आप केमिस्ट्री में 160 to 170 मार्क्स ला सकते हो। जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बताई आपको, सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, नोट्स फॉलो करना है, डीपीपीस फॉलो करना है, डेली रीडिंग मारना है, डेली अपने नोट्स को रिवाइज करना है। अगर आप एक भी दिन रिवीजन, आप खुद सोचिए, अगर एक दिन आप रिवीजन नहीं किया, नेक्स्ट डे आप क्लास में आ गए, तो आप बिना रिवाइज के लिए क्लास में बैठे हैं, तो आप क्या होगा, अपने डाउट्स पूछेंगे, तो उसमें आप भी पैनिक होंगे, सारा माहौल जो एनवायरमेंट है वो पूरा पैनिक होगा। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, क्लास के बाद रिवाइज करना है, अगले दिन जब क्लास है उसके पहले रिवाइज करके बैठना है बस। टीचर आपसे सिर्फ ये चाहता है कि उसके पैरेलल में चले, ना उससे पीछे चलना है ना उससे आगे चलना। पैरेलल में चलोगे आपका सिलेक्शन 100% होगा। हम लोग सब हैं, दीवान सर मेरे साथ हैं, एसके सिंह सर डॉक्टर साहब हैं। तो दीवान सर अभी फिजिक्स के बहुत बड़े कहते हैं ज्ञाता दीवान सर हैं, आशीष दीवान सर, बहुत सालों से हम लोगों ने साथ में पढ़ाया कोटा में। निशांत सर, ये वो हस्ती है दीवान सर, जो आपको क्लास में जैसे एंट्री करेंगे एंड आपको एनर्जी वैसे मिल जाएगी। तो मैं अब आपको फिजिक्स से रूबरू करवाने के दीवान सर के पास लेके चलता हूँ। तो दीवान सर बच्चों को प्रकाश डालें फिजिक्स। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू नामा सर, थैंक यू निशांत सर और हमारी पूरी मैनेजमेंट की टीम। मैं एक्चुअली क्या है, जब मुझे याद है, आप लोगों को भी याद आ रहा होगा, जब सेमिनार होता था और अपन खो खो खेलते थे कि अब आपको ये बताएंगे, तो कई बार ऐसा भी होता था जब सारे जने सब कुछ बता चुके होते थे तो एंड में जाकर हम जैसे ये कहते थे कि जो अभी सर ने बताया या उससे पहले जिन्होंने बताया वो सब बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई वो नहीं है। पर हाँ, मैं थोड़ा सा, कहीं बच्चे सोचेंगे भाई फिजिक्स के टीचर हैं, क्या ये आगे ऐसे क्लास में तो नहीं कह देंगे कि जो केमिस्ट्री वाले पढ़ा के, जो बायोलॉजी वाले पढ़ा के, वो सब सही है। देखो बच्चों, टू बी फ्रैंक, ऐसा अच्छे जो अड़ोस पड़ोस के दुकानदार हैं, जो कुछ असफल लोग हैं, जिनके बच्चे कुछ नहीं कर पाए, उनके डायलॉग फिक्स होते हैं कि आप अच्छा नीट की तैयारी कर रहे हो यार, आपको फिजिक्स नहीं आएगी, आपको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगी, आपको न्यूमेरिकल वाला कोई चीज ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यार आपका बेस बड़ा कमजोर है। अच्छा, बच्चा भी बेचारा हमारी तरह ही होता है, शरीफ आदमी, वो मान लेता है कि यार अंकल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इतने दिन से अपना राशन यहीं से आ रहा है तो झूठ क्यों बोलेंगे। अब उनको ये नहीं पता कि अगर उन्हीं में इतना दम होता, या मतलब वैसे मैं किसी का मखौल नहीं उड़ा रहा, पर कई बार ऐसा ही इतना दमदार होते तो वो शायद इस जगह पर नहीं होकर वो भी कहीं डॉक्टर या इंजीनियर बने भी होते। तो सलाह हमेशा उसकी लेनी है जो सफल आदमी है। आप असफल से लोगे सलाह तो वो आपको हमेशा डिमोरलाइज करेगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है या डिमोटिवेट करना है, ये आपके हाथ में है। दूसरे मुद्दे की बात, रिवीजन वाली बात अभी नामा सर ने बताई, निशांत सर ने बताई, डॉक्टर साहब ने बताई, तो मैं आपको एक चीज और बताऊं। आप किसी भी शहर में अगर, एक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, मुझे ऐसा लगता है, आप किसी शहर में पहली बार जाते हो, एक एड्रेस ढूंढ रहे हो आप,
तो आप मानोगे नहीं, आप उस गली में चले गए, उस एड्रेस पे चले गए, उसके अगर 10 दिन बाद आप दोबारा वहां जाते हो तो मुझे नहीं लगता आपको शायद गली भी याद रहती होगी। लेकिन आप उसी जगह पर दिन में 2-3 बार जाते हो, आप कहीं पर भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हॉस्टल या जहां भी नया है, आप 10 दिन तक लगातार आप 2-3 बार जाना शुरू कर दो, आपको पत्थर तक याद होता है। आपको ये भी पता होता है 4 कदम चलने के बाद बरगद का पेड़ आएगा, उधर मुझे ये बैठा हुआ मिलेगा, उधर वो दुकान दिखेगी। क्यों? रिवीजन है। तो ये रिवीजन बहुत जरूरी है। आज आप कहीं पर भी बैठे हो, आप जैसे ही मम्मी पापा का नाम आता है, आपके दिमाग में एक मैपिंग शुरू होती है और आपको ये पता लग जाता है, जैसे मम्मी कहती है मैं रसोई में हूँ या किचन में हूँ, तो हाथों हाथ आपके मन में होता है कि मम्मी की अभी ये पोजीशन होगी, इस तरह से रोटी बन रही होगी, इस तरफ हमारे बर्तन पड़े होंगे। मतलब एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है ये। क्यों? क्योंकि रिवीजन हुआ है। अब आप किसी अपरिचित की अगर किचन में जाओगे तो आपको थोड़ी पता है, कोई चीज कहाँ पूछते हो, अंकल वो नमक कहाँ पर है, अच्छा कहाँ से लेना है, और घर में बोलते नक्शे के थ्रू आप सीधा वहां पहुंचते हो। तो ये रिवीजन बहुत जरूरी होता है। और दूसरा, बिलीव कीजिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो बच्चा इनिशियल स्टेज से चलता है, रेगुलर भी अगर पढ़ता है ना, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ना है, ऐसा बेतुका काम बिल्कुल नहीं करना है। 6 घंटे 7 घंटे आप रेगुलर पढ़ोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये पक्का है। और ज्यादा हपर पपर करने वाले भी मुझे लगता है कि ज्यादा दुखी होते हैं, डिमोरलाइज होते रहते हैं, और उनमें इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, उनको समझ नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। ज्यादा किताबें करने की जरूरत नहीं है, बात सही है। एनसीईआरटी हम जो प्रेफर करते हैं, हम यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी सिर्फ एक सिलेबस देखने के लिए है कि आपके सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। बाकी आपके टीम में पढ़ाने वाले, उनमें इतना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े जहाज चलाए हुए हैं, तो इनको खूब एक्सपीरियंस है। इन्होंने खूब नीट कैंसिल होती देखी हुई है, अपने सामने उठती हुई देखी है, इन्होंने सब्जेक्टिव एग्जाम देखे हुए हैं, इन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। तो बच्चों, अपने एजुकेटर पे बिलीव करो। हम ये नहीं कहते हम सर्वश्रेष्ठ हैं, पर हम ये जरूर कहते हैं हम किसी से कम नहीं है। तो बच्चों, सही टाइम है, सही टाइम पर आप अपना पूरा पूरा प्रयास करें, दम लगाएं। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो आपको अभी डॉक्टर एसके सिंह सर जो अभी वेट कर रहे हैं, बस वो आने वाले हैं। बस मैं उनसे यही चाहता हूँ कि वो ये डायलॉग नहीं मार दें कि इन तीनों ने जो बताया वो सब। अब साहब जी प्लीज। सर, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के साथ पढ़ाने का मौका मिला है। और सर बिल्कुल, मतलब आपकी बातें तो बिल्कुल अनमोल है, मतलब उसका कोई किसी से तुलना ही नहीं किया जा सकता है। और आपने बीच में बहुत अच्छा चीज़ कहा, रिवीजन है, 6 घंटा है। बच्चा जब 10th से 11th में आता है तो बड़ा अजीब सा सोचता है। वो सोचता है कि हम साइंस लेके आए हैं, मेडिकल बैकग्राउंड है, डॉक्टर बनना है, तो उसको ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देता है। 1 महीना 2 महीना ज़्यादा पढ़ता है, फिर धीरे-धीरे उसका ग्राफ नीचे की तरफ आने लगता है। हमें पढ़ाई को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। भले आप 5 घंटा पढ़ें, बट 1 साल तक पढ़ें, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा कि जब पानी की बूँदें पत्थर पे पड़ती है, तो पत्थर कहता है कि अरे तू तो पानी है, तू इतना मुलायम है कि मुझे क्या कर सकता है, देख तू खुद ही बिखर गया। जब पानी की बूँदें प पत्थर पे पड़ती है तो बिखर जाता है, बट वही पानी की बूँदें 5 साल तक पड़े तो पत्थर टूट जाता है। तो कहने का मतलब है आपके पास 2 साल का बहुत बड़ा टाइम है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप 12 घंटा पढ़ें, बट हाँ, हमें ये आपसे उम्मीद है कि सिर्फ़ 5 घंटा, 6 घंटा लगातार पढ़ेंगे, तो शायद मतलब कि आप एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, टॉप रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आपके पास इतना बेहतरीन टीम है कि मतलब काफ़ी कमाल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक लंबे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो, बहुत वक़्त है क्योंकि 2 साल कम नहीं होता है। सर एक चीज़ आती है कि कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है, जैसे मैं भी स्टूडेंट जब था, तो कभी-कभी ऐसा फ़ील होता था कि अब शायद हम एक गलत ट्रैक पे हैं, या अब शायद हमसे नहीं हो पाएगा, या अब नहीं हो रहा है। हम बर्नआउट हो जाते हैं, पढ़ के बर्नआउट हो जाते हैं। इसका सर कुछ सॉल्यूशन हो पाएगा? मतलब मुझे लगता है कि कुछ आप लोग बता पाएँगे इसका सॉल्यूशन? सर देखिए, अप्स डाउन्स ये तो डेफिनेटली आने ही हैं, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। जो रैंक 1 लाता है बच्चा, और वो भी हमने सारी रैंक्स देखी हैं, आप लोगों ने भी सब अंडर 10 रैंक्स के हम सभी लोग बहुत कई बार मेंटर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि सर अप डाउन तो आना ही है। और खुद भी डॉक्टर साहब, आप तो मौलाना आजाद जो कि बच्चों का सपना ही होता है ना, वहां से पढ़े हुए हैं, तो आपको भी पता होगा कि आपकी प्रिपरेशन भी स्मूथ नहीं रही होगी, अप्स डाउन्स तो आते ही हैं। और अप्स डाउन्स में बच्चे को जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है वो होता है सेल्फ मोटिवेशन।
कई बार क्या होता है, बच्चा मोटिवेशन के लिए भी रास्ते निकाल लेता है। अब उसने ट्रैक ही दूसरा पकड़ लिया, अब वो केवल उन टीचर्स के पास जाने लगता है जो सिर्फ उसे मोटिवेट कर रहे हैं, या वो उनके सेमिनार वेबिनार देखने लगता है जो उसको मोटिवेट कर रहे हैं। और अगर टीचर नहीं मिलते तो फिर वो यूट्यूब पे कई बार सेमिनार खोल के बैठ जाता है कि यार मैं तो मोटिवेट होऊंगा पहले। मुझे लगता है कि ये एक राइट तरीका नहीं है। जितना एक स्टूडेंट को मोटिवेशन चाहिए, जितना परसेंट नमक के बराबर, उतना कोई भी टीचर, हम हो या कोई दूसरा, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन उसको देते हैं। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि केवल मैं जाऊं और ऐसे टीचर से पढ़ लूं जो मुझे 1 घंटे मोटिवेट करे, पढ़ाई नहीं, मुझे लगता है वो रॉन्ग तरीका है। सेल्फ मोटिवेशन आप ले सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन के कुछ तरीके जो मैंने बच्चों में देखे, जैसे नंबर 1, जब भी अपना ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा है तो हम कोई बात याद रखें कि हमारा सपना क्या था, अगला टेस्ट हम अच्छा करेंगे, पिछली बार फिजिक्स में नंबर कम थे, उसमें लाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। मतलब अपना ही कोई पैरामीटर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जो आपको दोबारा चार्ज कर दे। जैसे दीवान सर हैं, उनको भी पता होगा, सर को भी रनिंग का बहुत शौक है और मैंने भी साइकिलिंग रनिंग में काफी नाम किया था, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम दौड़ लिए, अब दौड़ने के बाद अगले दिन सुबह बड़ा मुश्किल होता था। 1 महीने तो खूब जोश था, हाफ मैराथन, फुल मैराथन सब कर दी, लेकिन उसके बाद क्या होता था कि फिर बड़ा डिमोटिवेट, अब छोड़ो, अब कौन उठेगा। लेकिन तभी लगता था कि नहीं यार, एक और चीज करनी है, अब की बार 42 किलोमीटर वाला रह गया, वो करना है। तो एक्चुअली आपको बीच बीच में अपने लिए ही कुछ सेल्फ मोटिवेशन के तरीके निकालने पड़ेंगे, जिसमें बेस्ट ये नहीं रहता है कि मेरा नीट में क्या होगा, उसमें बेस्ट ये रहता है कि आपका नेक्स्ट वीक जो टेस्ट है उसमें क्या होगा। तो अगर आप अपने क्लोजेस्ट चीज को देखेंगे और उससे मोटिवेट होंगे तो आपको मोटिवेशन बेहतर मिलेगा। और जब भी आप सिंक हो, मोटिवेशन देखें। इसमें कई बार मैं क्लास में, कोटा में भी कहता था कि कई बार ऐसा होता है, जैसे आप उसको याद रखिए जो आपसे नफरत करता हो। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे पापा ने कोई बात बोल दी, तू तो निकल ही नहीं सकता। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मेरी पिक्चर बहुत खराब थी घर में, और वो बोलते थे कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं कई बार उससे ही मोटिवेट होता था कि मुझे अब और एग्जाम की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे अपने पापा से ये कहलवाना है कि देख, तू ही है जो सब कुछ कर सकता है। तो कई बार क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको मोटिवेट करती रहती है, और ये एक सेल्फ मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो बेस्ट प्रोसेस है, आई थिंक सो। बाकी मेरे से भी सीनियर और कोटा के एक्सपीरियंस जो दीवान सर है वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, और बहुत अच्छे मोटिवेटर भी थे सर। तो आप दीवान सर एक बार बताइए, मुझे तो जो सेल्फ मोटिवेशन का तरीका हम लोगों ने देखा वो बेस्ट ये लगता है कि शॉर्टकट जो आपको कम दूरी पर चीज मिल रही है उसको देखकर आप मोटिवेट हो। दीवान सर बिल्कुल सही है। मैं निशान सर, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि कोई चीज अगर आपको किसी ने टीज कर रखी है, आप उसको अगर के बैठे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। पर कई जने इस चीज को गलत भी ले जाते हैं, डायरेक्शन गलत भी हो जाती है। हाँ, वो wrong नहीं मिक्सअप है, पर 98% लोग ऐसे मोटिवेट होते हैं। हाँ, इसमें मैं निशान सर, मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही कुछ, देखो मैं मेरी फीलिंग बता रहा हूँ, मैं बचपन से थोड़ा हंसमुख ही रहा हूँ। मतलब इवन मुझे ऐसा लगता था कि भाई कोई भी चीज मैं अगर कर रहा हूँ और अगर मैं हंसते हंसते कर लूंगा तो मुझे लगता है कि यार मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मेरा पर्सनल मानना है। हो सकता है इस समय कई जने सोचते हैं कि यार ये क्या है यार, ये ऐसे क्यों रहते हैं, मतलब सबका अपना अपना तरीका है। पर मुझे लगता है कि लाफिंग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो बच्चे को वास्तव में जबरदस्त मोटिवेट करती है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। इससे हो सकता है आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो, पर मैंने जनरली ऐसा देखा। अच्छा, क्या होता है, एक मुझे याद है कि कोटा में जब हमारा एक सेमिनार चलता था, तो एक बहुत अच्छा सेमिनार का मुझे आज भी याद है, और हम सब इसका एग्जाम्पल दिया करते थे कि साहब 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, सुखीराम और दुखीराम। अब दुखीराम क्या होता है, जो दुनिया में कुछ भी हो रहा होता है ना, उसको लगता है कि साहब मेरे साथ जो भी होता है वो मेरे साथ ही गलत होता है, तो उसके साथ जो नहीं भी हो रहा था ना वो होना शुरू हो जाता है। और सुखीराम ऐसा होता है जैसे घर से निकला और कबूतर करते करते कबूतर ने अगर मान लो शिट कर दी, तो जो सुखीराम है उसको पॉजिटिव कैसे लेता है, वो कहता है यार अच्छा हुआ यार, मेरा थोड़ा डायरेक्शन इधर उधर था तो कपड़ों पे गिर गया। और यही दुखीराम होता है, उसको लेता है यार मेरे साथ तो ऐसा ही होना था, मैं तो हूं ही ऐसा। तो मोटिवेशन होने के लिए ये जरूरी है कि आप उनको मत देखो जो बिल्कुल ही ऐसे हो रहे हैं, जो आपको लताड़ रहे हैं, डांट रहे हैं, आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। आप ऐसे को पकड़ो जिसको देख के आपको कुछ अच्छा सा लगे। और मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ टीचर होते हैं, घर में दादा दादी, नाना नानी, भगवान करे सबके ये हों, और अपने पेरेंट्स हैं। मुझे लगता है कि मोटिवेटर के लिए आपको जरूरत है कि आप जिनसे पढ़ रहे हो वही आपको मोटिवेशन दे सकते हैं, नहीं, ऐसा गलत है। आपका छोटा भाई भी आपको मोटिवेट कर सकता है, बशर्ते कि उसका फ्रेम जो है वो पॉजिटिव हो।
तो आप है ना अपना गोल फिक्स करें और मस्त रहें, और ऐसे टेंशन लेके नहीं पड़े, अरे यार पिछले वाले में तो मेरे नंबर ही नहीं आए, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सब कहने की बातें हैं। भाई पिछले वाले में क्या गलती थी उसको ढूंढ ले, ढूंढने के बाद अच्छा कर ले। और आपने वो एग्जांपल दिया ही था कि हम जब रनिंग करते हैं तो हमारे मन में ये टारगेट चलता है कि जैसे कल 5 किलोमीटर दौड़े तो कोई कह देता है यार 5 किलोमीटर इतनी कम स्पीड पे दौड़ रहा है, तो हम थोड़ा और जोर लगा देते हैं। वो बात अलग है, शाम तक आते आते हमारे हाथ पांव दर्द करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पर जोश तो लगाते ही हैं। तो मोटिवेशन कोई ना कोई देता है। पर बच्चों फ्रेम आपका बढ़िया रखें। और मैं सबसे बड़ी बात, अगर आपका गोल बढ़िया है तो टीम का चुनाव, मैंने आते ही आपको कहा था, पहला कंफ्यूजन होता है टीम का चुनाव, संस्था का चुनाव। कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनमें क्या एक्सपीरियंस है, उनका बैक जो उनका पास्ट रहा वो कैसा रहा है, और इसके बारे में आपको, इस चुनाव को करने के बारे में सबसे ज्यादा आपको, मुझे लगता है, क्योंकि अभी बिल्कुल रिसेंटली जो डॉक्टर, हम तो क्या बाबा आदम के जमाने के होने लगे हैं। हमने कंपटीशन जिस जमाने में दिया था, तो कई जना कहते हैं यार आपके टाइम में तो कंपटीशन कम था। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो साहब, हमारे टाइम में सर ऐसा क्या कंपटीशन था, नहीं था। उस समय आईआईटी में 16 पर सीट हुआ। हाँ, पर अभी डॉक्टर साहब जिस कॉलेज से हैं, जैसा भी निशांत सर ने भी बताया था कि ये उस कॉलेज से हैं जहां पर वास्तव में एक सपना है, बच्चा लिखता भी है। हम क्लास में भी देखते हैं कि कई बच्चों का सपना ये होता है कि भाई मेरा सपना बस एमएएमसी मेडिकल कॉलेज हो अपना, ये उनका सपना होता है। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि इस समय चुनाव कहाँ करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और क्या बैचेस हम बच्चों के लिए लेकर आए हुए हैं, इसके बारे में आपको डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, हम लोगों से जितना हो सकता है वो तो करते ही करते हैं, बट आप सबके लिए यही टीम जो आप देख पा रहे हैं, यही टीम 2023 के लिए एक नया बैच लेके आई है, जिसमें हम बहुत ही बेसिक से, मतलब क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि आपको 10th भी नहीं आता है, हम मान के चलते हैं आपको वहीं से शुरुआत करना है। मतलब जैसे होता है ना कि बच्चों को ABCD सिखाया जाता है, फिर उसके बाद बड़े-बड़े एप्पल और फुटबॉल सिखाया जाता है, वैसे ही सिखाने का प्रयत्न करेंगे। मतलब बहुत बारीकी से केमिस्ट्री का C सिखाएँगे सबसे पहले, फिजिक्स का P सिखाएँगे और बायो का B सिखाएँगे। तो बहुत ही बेसिक से, और हर चीज़ को, मतलब कि कहते हैं ना कि बेसिक से आपको हीरो बनाना है, उसका प्रयास हमने किया है। एंड दिस बैच इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर बैच, जो आप सबको 19 मई से शुरू हो रहा है अनअकैडमी के ऊपर, और आपको एनरोल करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप ऑप्शन तलाश करेंगे कि भाई अब कोरोना खत्म हो जाएगा और फिर हम फिजिकल कोचिंग की तरफ शिफ्ट होंगे, तो मुझे नहीं लगता सर कि कोई भी पेरेंट्स, क्योंकि आप सब पेरेंट्स होंगे, कोई भी अपने बच्चों को ये नहीं सोचेगा कि चलो अब 6 महीना खत्म हो गए, थोड़े-थोड़े वायरस हैं और अब जाके पढ़ सकता है, क्योंकि अचानक से ये बदलाव आया, इतने सारे म्यूटेंट आए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो गया हुआ वायरस है वो फिर से दोबारा इतने भयानक स्थिति में लेके आ सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर विकल्प है ये, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके साथ इतने बड़े टीचर हैं, जो आप कोटा जाएँगे, वहाँ रहेंगे, खाएँगे, पिएँगे, पता नहीं, मतलब मैंने कभी कोटा तो खैर गया नहीं। तो मतलब एक डिफ़िकल्ट रहता है, डिफ़िकल्ट फ़ेज़ रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सबको इस बैच को जॉइन करना चाहिए। तो थोड़ा-सा बैच के बारे में ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको, और ख़ासकर ये जो है एक नया, मतलब कि ऑफ़र भी चल रहा है, मतलब अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत बेहतर ऑफ़र भी है कि अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो पहले ये होता था कि आपका 24 महीने जैसे खत्म होता था तो आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। बट अब ऐसा नहीं है, आपका अब सब्सक्रिप्शन 2023 तक चलेगा, चाहे 2023 का एग्ज़ाम कभी भी हो। क्योंकि सर पिछले 2 साल से हम यही देख रहे हैं, और मैं बहुत ही बहुत टच में हूँ इन सब चीज़ों से कि कब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, कब क्या हो रहा है, और मैं 2020, 21 ये सब बहुत क्लोज़ मैं देखता हूँ। तो अ, बड़ा कहना बड़ा अजीब-सा होता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसल हो गए हैं। पता नहीं 2022 में क्या होगा, 2021 में क्या होगा, 2023 में क्या होगा, नहीं पता है। ना आपको पता है, ना हम लोगों को पता है। बट हाँ, ये अनअकैडमी आपको सुरक्षित करती है कि अगर आपने 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो 2023 आपके लिए सुरक्षित है, चाहे वो कभी भी एग्ज़ाम हो। अगर आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो 22 तक, 22 में कुछ भी हो जाए, तो आप सुरक्षित रहेंगे, और आपको टीम का परिचय करा देते हैं। तो इस टीम में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ अ एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर बैच, एंड दिस इज़ स्टार्ट ऑन द 19 मई, जहाँ पे दिग्गज आपको पढ़ाएँगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा 11th में आता है तो उसको लगता है कि
ठीक है आप तो 11th पढ़ा देंगे तो हमारा 12th क्या होगा? हालाँकि इस बैच में हम 12th भी पढ़ाएँगे, बट आपको लगता है कि नहीं हमें अभी से ही स्टार्ट कर देना है 12th, तो सेम टीम आपको ये समर्पण बैच भी कराएगी। नाम इतना समर्पित है कि मतलब हम सब लोग आपके लिए समर्पित हो जाएँगे, बट आपको भी अपना पूरा फुल समर्पण देंगे और ये समर्पण मिलके सफलता की ओर अग्रसर करेगा, आपको सफल बनाएगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये टीम जो है आपको वाक़ई सफल के रूप में साबित होगी और ये टीम जो है आपको सफल कराएगी क्योंकि इन्होंने रैंक 1 प्रोड्यूस किया है, रैंक 2 प्रोड्यूस किया है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। खाली कहने से नहीं होता है, आपको रियलिटी में अगर आप इनसे पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्या पावर है। बहुत बार ऐसे देख लेते हैं कि लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि अरे, हमने तो जो मौलाना आज़ाद का रैंक 1 है, हमने पढ़ा है। बट आपको निशान सर हैं, आशीष दीवान सर हैं, कौशल सर हैं, इन्होंने वाक़ई रैंक प्रोड्यूस किए हैं और गज़ब का अनुभव है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 22 हो, 23 हो, वाक़ई आप सफल होंगे, इसमें कोई भी दो राय है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बैच जॉइन करना चाहिए और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। आप अपने घर परिवार का नाम रोशन कर सकें, भारत का नाम रोशन कर सकें क्योंकि भारत में हमेशा डॉक्टर की कमी है, रहेगी ही। तो आपको डॉक्टर बनना ही चाहिए। सर। निशांत सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने तो लगभग बच्चों के काम की सभी बातें बता दी हैं और जैसा कि दीवान सर ने कहा कि सबसे रिसेंट और दीवान सर, नामा सर और हम लोग तो क्या है इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डॉक्टर फील्ड से आप हैं। आपने वो एग्जाम भी दिया, नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया और सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज से आपने एमबीबीएस भी किया। तो मेरे ख्याल से बच्चों को जो मेन सारी बातें थी समझ में आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि नीट के एग्जाम में सबसे बड़ा वेटेज तो बायो का है। यानी कि अगर 360 में कोई बच्चा 360 जो कि बहुत बार हुआ है और मुझे लगता है सर आपके बैच के 5 से 10-15 लोग तो मैंने सुने इस साल ही थे 360 आउट ऑफ 360। तो 360 अगर बच्चे को मिल जाए तो मुझे मेरी तरफ से आप बच्चों को एक बार जरा वो 360 वाला ज्ञान क्या है आपका वो थोड़ा सा 2 लाइन का और दीजिए, फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। जी सर, बहुत-बहुत थैंक यू सर। सर होता क्या है कि मैंने एक सिनेरियो अगर मैं बताऊँ कि पूरा अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका होता क्या है होता क्या है कि आपका मतलब देखिए एक फैक्ट है, बेसिक फैक्ट है। जैसे मैं भी जब एस्पिरेंट था या आप लोग भी होंगे या जो छोटा बच्चा है, उसका फिज़िक्स से हमेशा डर लगता है। फिज़िक्स एक भयानक उसको लगता है कि यार फिज़िक्स से कैसे मतलब मिले। दूसरा नंबर आता है केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री में इतने सारे पता नहीं वुर्ज फिटिंग रिएक्शन पता नहीं क्या-क्या-क्या मतलब वो एक थोड़ा-सा वो क्रिएटिव है और बायो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रखता है क्योंकि वो ईज़ी है सर मतलब क्वाइट ईज़ी है। अगर किसी को आप अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, आपको भी चीज़ें समझ में आएँगी क्योंकि वो सिंपल होता है और सिंपल तो आपको पता ही है सबको प्यार होता ही है। तो एक तो ये कारण होता है कि बायो को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि अ, आपने जैसे कहा कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी होता है, वैसे ही बायो में भी एनसीईआरटी होता है बट आप अब थोड़ा-सा फ्रेम बदल रहा है। मतलब जैसे बायो में एक कॉर्नर होता है जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सब से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके एग्ज़ैक्टली एनसीईआरटी से मैच नहीं करेंगे। उसके लिए हम सब की ज़रूरत पड़ती है। आप सोचिए कि जब एनसीईआरटी से ही सफलता मिल जाए तो हमें हमारी क्या ज़रूरत है? चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, बट अब सिनेरियो बदल चुका है। अब मोर अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे केमिस्ट्री का हो या फिज़िक्स का हो या बायो हो और उसके लिए हमारी क्लासेस बहुत ही ज़बरदस्त होती है। सर मैंने पिछले 3 साल से मैंने अपने नोट्स को बनाए हैं और उसको मुझे 3 साल लगे हैं बनाने में। और पूरी मतलब पिछले 15 साल के पूरी चीज़ों को निचोड़ के और उस चीज़ों को दिया गया है। और उस नोट से सर पिछले साल 87 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 90 और जो कि मैं फ्री क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ, प्लस में भी पढ़ाता हूँ। उसमें 3 क्वेश्चन मतलब मैच नहीं किए थे। उस 3 क्वेश्चन के लिए मुझे 1.5 साल और लग रहा है कि आखिर उस 3 क्वेश्चन को कैसे मैं कवर करूँ। तो एक तो आपको कंटेंट जो डिलीवरी होती है वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है, बहुत ही मतलब मज़ेदार होती है और उसको अगर आप बार-बार पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप 90 में से 90 क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे। रिपिटेशन तो है ही है बट कंटेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कि जो मेरा कंटेंट है, वो मैंने मेहनत किया है, उसी का परिणाम शायद है कि बेहतर होता है। जी सर, निधान। सर एक चीज और मैं बायो के रिगार्डिंग ही पूछूंगा
कि बच्चों के दिमाग में कभी कभी ये रहता है कि सर हम कंप्लीट बायो एक जने से पढ़ें, जूलॉजी बॉटनी वाला पेयर चूज करें, लेकिन आप जैसा कि बच्चे आपके पास रिकॉर्ड्स में स्कोरिंग है 360 आउट ऑफ 360, और दीवान सर ने बताया कि लोग बोलते हैं कि बायो किंग एस के सिंह, तो ये सर जूलॉजी बॉटनी को लेकर मेरे हिसाब से कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए कि बायो का अगर एक ही टीचर पूरी बायो देख रहा है तो कई बार क्या होता होगा, लिंक होती होंगी चीजें, जूलॉजी की चीजें बॉटनी में काम आ गई, बॉटनी वाली दूसरे टॉपिक की दूसरे में काम आ गई। तो आई थिंक अगर वो एक से पढ़ रहा है तो 360 में 360, लेकिन कुछ बच्चों का दिमाग में ये जरूर रहता है कि हम जूलॉजी बॉटनी अलग अलग पढ़ें क्या, थोड़ा सा इस पर और एक बार गाइड करिए बच्चों को। बिल्कुल सही है। मतलब जब मैं अपने व्यूअर से भी बता दूं कि जब हमने एक टीम का निर्माण किया था तो हमारे दिमाग में एक और फैकल्टी क्या था कि हम फिजिक्स को केमिस्ट्री को भी 3 फैकल्टी से पढ़ाएं, कि इनऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग, ऑर्गेनिक अलग। अब सोचिए सर जरा सर, अगर हमारे पास 3 फैकल्टी हैं, ऑब्वियसली वो भी फैकल्टी बहुत ही अच्छे होंगे, बट होता है क्या सर कि जब आप पढ़ाएंगे, निशांत सर या कौशल सर पढ़ाएंगे या कोई और एक फैकल्टी पढ़ाएगा, तो बच्चे का टाइम जो है पैरेलली डिवाइड होने लगेगा। मतलब मोर ओवर वो केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करेगा और उसका बायो और फिजिक्स छूटता नजर आएगा, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट सब्जेक्ट के साथ साथ आपका टाइम डिवोशन इंपॉर्टेंट है। आप कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर स्कोरिंग, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम समझते हैं कि यार सारे सब्जेक्ट इक्वल हैं, हमें सारा सब्जेक्ट करना चाहिए। मैं इस चीज को एग्री करता हूँ, बट योर डिवोशन ऑफ टाइम ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए टीम का निर्माण किया गया। कौशल सर हालांकि पूरी केमिस्ट्री पढ़ा सकते थे, फिर भी हमने कहा कि नहीं, इनको 2 सब्जेक्ट दिया जाए, आपको एक फिजिकल दिया जाए, ताकि बच्चा तो है कि मतलब केमिस्ट्री में शिफ्ट हो, बट उतना ज्यादा डाइवर्स ना जाए। और रही बात बायो की, तो सर यही सेम कंसेप्ट जो मैंने अभी केमिस्ट्री के साथ बताया, एग्जैक्टली बायो में यही होता है कि अगर आप, हमारे टीम में बहुत सारे अनअकैडमी में है जो बॉटनी बहुत अच्छा कराते हैं, जोलॉजी अच्छा कराते हैं, हम लोग सेपरेट भी कर सकते थे कि मैं कुछ और टॉपिक ले लेता हूँ, कुछ और होगा। तो इससे सर क्या होता है कि बच्चा का जो फ्रेम है वो डिफरेंट तरीके से होने लगेगा, उनकी कभी और क्लास होगी, हमारी कभी और क्लास होगी, टाइम मतलब बंटने लगेगा, वो एक जगह फोकस नहीं कर पाएगा। मैंने एक एक इंटरव्यू में सोच रहा था, मैं देख रहा था, तो उसने उसने एक क्वेश्चन पूछा कि आप सफल क्यों हैं, एक शब्द में बताएं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सफल इसलिए हूं कि मैंने बहुत कम चीजों पर फोकस किया है। मैं सफल इसलिए हूं कि मैंने बहुत कम चीजों को फोकस किया, और जिस पे फोकस किया है वो मतलब उससे मुझे सफलता मिली है। इसीलिए शायद इस टीम का निर्माण किया गया है कि अगर आप कम चीजों पर फोकस करेंगे, डाइवर्स नहीं होंगे, तो आप अच्छा करेंगे। और बॉटनी जोलॉजी सर सिंपल है, इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा इशू है। नहीं, मुझे तो ऑलरेडी ये लगता है कि अगर 3 सब्जेक्ट और आपकी ऑलरेडी ये जो 3 लोग हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, आप हैं, नामा सर हैं और दीवान सर हैं, मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट टीम है। अब नामा सर ने ये कह के कि ठीक है सर आप थोड़ा सा क्या है फिजिकल मेरे साथ देख लोगे तो क्या है अपना थोड़ा सा बैठ जाएगा टाइमली, तो थैंक यू नामा सर। और यहाँ पर ये टीम बेसिकली 3 की ही टीम है, आप ये मान के चलें कि ये 3 की टीम है, और केमिस्ट्री में नामा सर की जो साथ में मैं थोड़ा सा साथ निभाऊंगा फिजिकल में। और बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो शुरू से जिसको फॉलो करे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कई बार क्या होता है कि बच्चा आया, उसने कुछ दिन तक पढ़ा, फिर उसने 3-4 क्लासें अपनी किसी वजह से नहीं की, कुछ भी उसको हो गया, बीमार हो गया, घर में कोई काम हो गया, अब वो जब लौट कर आएगा तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि टीचर मुझे वहीं से पकड़े जहां से मैंने छोड़ा था। ऐसा पॉसिबल नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि टीचर आगे बढ़ चुका है। अब आप क्या करते हैं कि यार मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अब ऐसा है इसका ऑप्शन ढूंढता हूं, अब मैं दूसरी जगह चलता हूं। तो प्लीज 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 आप इस टीम में आए, नहीं आए वो डिसीजन आपका है, लेकिन अगर आए तो स्टिक रहे, पूरे साल 2 साल फॉलो करें, उसके बाद हमें बताएं कि रिजल्ट कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। मेरी 100% ये गारंटी है, दिल से ये गारंटी है, पूरे जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं कह सकता हूं, अगर आप इस टीम को 2 साल तक कंटिन्यूएशन में फॉलो करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी में भी कोई कमी नहीं रहने वाली है। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, वो ये भी बहुत जरूरी है कि आपने जैसे पढ़ाई शुरू की, डेफिनेटली जब पढ़ाई स्टार्ट होती है तो हमें लगता है कि हम होमवर्क क्या करें, और जब वो 15, 20, 25 दिन निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत काम है।
तो जो सर ने और दीवान सर ने भी आपको बताया था, एसके सर ने भी बताया था कि आपका एक दिन में 20 घंटे पढ़ने से अच्छा काम क्या है, आप डेली उसको मेंटेन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एक दिन कम पढ़ते हैं। तो जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं उनसे अपनी तरफ से ये और बताना चाहूंगा कि आप स्टडी को मेंटेन करते हुए पढ़िए। आप 2 ईयर तक एक प्रोग्राम पूरा बना लीजिए कि मेरी स्कूलिंग में मुझे क्या एफर्ट्स रहेंगे, मेरे को यहाँ पे कोचिंग में क्या एफर्ट्स रहेंगे, और पूरा काम खत्म करेंगे। दूसरी बात, स्कूल को लेकर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर स्कूल खुलेगा तो हम स्कूल डमी करें या डमी ना करें। तो दीवान सर, मैं एक बार आपसे और नामा सर, दो लोगों से ये चाहूंगा कि ये डमी वाली, तो नामा सर अभी मेरे सामने ही है, मैं एक बार ये पूछूंगा कि सर ये बताइए, बच्चों का ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सर हम डमी करें या स्कूल जाएं, स्कूल जाकर आपका तीनों का ज्वाइन कर लें, ये पूरा बैच अपन ज्वाइन कर लें, या फिर हम डमी स्कूल जाकर ज्वाइन कर लें। प्लीज आप इसको एक बार गाइड करिए, और ये गाइडेंस पेरेंट्स के लिए भी बेहद जरूरी है। निशांत सर, बहुत बड़ी बात बोली आपने। कोटा का सिनारियो में डमी जो है बहुत कॉमन है, और उसका रीजन भी है कि बच्चा जब बाहर से आता है, बहुत अलग अलग स्टेट से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, तो पहला क्वेश्चन उसका ये होता है कि मैं रेगुलर स्कूल ज्वाइन करूं, मैं कोचिंग में जाऊं। आप खुद सोचिए 7 आवर्स में स्कूल में जाने के बाद वो कोचिंग में कैसे पढ़ पाएगा? क्या वो 6 आवर्स कोचिंग में पढ़ के 7 आवर्स, मतलब टोटल 13 आवर्स उसके सिर्फ सेल्फ स्टडी नहीं है, ओनली स्कूल प्लस कोचिंग है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस, और वैसे भी इस कोविड सिचुएशन में अगर हम बात करें, कोविड सिचुएशन में अभी स्कूल्स का तो कुछ है भी नहीं, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा, और आगे भी हम करते हुए, पीछे में हम करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, कि डमी को प्रेफरेंस में हमेशा दूंगा। उसका रीजन है, बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो टीचर्स की सुन लिया, वो स्कूल में सुन लिया, कि सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो वो जितनी भी मेहनत की सब खराब हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं हमेशा कोचिंग प्लस डमी, ये मेरा रहता है। उसका रीजन सेल्फ स्टडी। दूसरा सर, अभी आपने बोला कोविड सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन में जितना वो सेफली घर पे पढ़ सकता है, जितना सेफ रहेगा उतना बेटर रहेगा। जितना बाहर नहीं, कभी सर ने, एसके सिंह सर ने बोला कोरोना वायरस बेवफा है, बहुत बड़ा वर्ड बोला, बेवफा है। जब मैं बाहर निकलूंगा तभी उसको लेके आऊंगा, तो जितना सेफ उतना बढ़िया। ये मेरा है सुझाव सर। बाकी आप दीवान सर आप भी मैं, जैसे अपन सब ने कोटा में काफी वर्ष पढ़ा है, डॉक्टर साहब 15 साल से वैसे भी पढ़ा रहे हैं, और डॉक्टर साहब को तो ऑनलाइन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब मेरा पर्सनली, जैसे आपने अभी निशांत सर शुरुआत में जब बात हो रही थी तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब हम लोग ऑनलाइन में आए थे तो हमें लगता था यार कैसे कोई पढ़ाता होगा और कैसे कोई पढ़ता होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस उधेड़बुन से आप निकले, उस उधेड़बुन में मैं भी गुजरा, तो मुझे लगा यार ये बड़ा अजीब सा है। और डॉक्टर साहब से बात हुई और मैनेजमेंट से भी बात होती थी, तो मैनेजमेंट कहते थे सर आप डरो मत, आप पढ़ा लोगे ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। खिंच सी रहती है, और लगता भी था यार बड़ा अजीब सा है। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोगों को पढ़ाते हुए 20 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, और हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में रहे हुए, और लाखों में हमने बच्चे पढ़ा दिए। तो हम जैसे लोग भी आज ऑनलाइन को लेकर हमारे मन में एक हिच थी, तो मैं पेरेंट से एक अनुग्रह करूंगा, मैं एक निवेदन करूंगा कि आपको ये हिच जो है उससे बाहर निकलना पड़ेगा कि ऑनलाइन में आपको अच्छा नहीं मिलता। मैं तो थैंक्स देता हूँ अनअकैडमी को, जिन्होंने देश के जितने भी बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, सारे एक से बढ़कर एक है। मतलब किसी की कोई तारीफ क्या करे, कोई कमी नहीं है। कोई कम हो तो तारीफ करें, तारीफ तो उसकी करें जिसमें कोई कमी हो। एक से बढ़कर एक है। तो आप आइए, और वास्तव में इन्होंने रिजल्ट दिया है, ये प्रूव्ड लोग हैं। इनको जरूरत नहीं है कि ये बताया जाएगा या अनअकैडमी आपको ये कह के बताए कि ये हमारे इतने अनुभव वाले हैं। आपने देखा होगा इसीलिए अनअकैडमी इतना ऐड नहीं करता, क्योंकि उनके टीचर्स को सब जानते हैं। उन्होंने जो देश के लिए किया, मतलब मैं तो खुद इनको बोलता हूँ कि सब जंगे हिलाई। इन्होंने उस समय देश के बच्चों के लिए इतना कुछ किया है जो कोई नहीं कर सकता। नंबर ऑफ फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज, और इवन प्लस पर भी आपको ऐसा अनुभव होता है, रिकॉर्डिंग की सुविधा, क्लास मिस होगी, बच्चा घर बैठा है, आराम से तैयारी कर रहा है। और इस समय तो बच्चे की ऐसी सिचुएशन है कि पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है। कोई रिश्तेदारी से इतना नेगेटिव माहौल बना हुआ है कि आप कहीं पर ऑफलाइन जाने की, मुझे नहीं लगता कि आपको 1-2 साल कभी सोचना भी चाहिए। और आप किसे ढूंढने जाओगे जब आपके सामने सारी सुविधा यहाँ बैठी, तो आप ढूंढ क्या रहे हो? बिल्कुल दीवान सर, मुझे ऐसा लगता है क्या ढूंढने जा रहे हो? अगर मान लीजिए मैं कल को बोलता हूँ कोरोना हट जाए, हाँ,
कोरोना हट जाए और मान लीजिए सब कुछ वापस वैसा ही हो जाए और ऑफलाइन कोचिंग खुल गई, मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी कोचिंग इंडिया की बायो डॉक्टर एस.के. सिंह जैसा कोई पढ़ाने आएगा, बिल्कुल आपके जैसा कोई फिजिक्स 11th में पढ़ा रहा होगा, मैं नहीं समझता। सेम केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हो, मैं नहीं समझता कि अगर बच्चे के दिमाग में ये कई बार क्वेश्चनिंग रहती है कि ठीक है यार खुल जाएगा तो हम पढ़ेंगे, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं पर भी कोई ब्रांच हो, मेन हो, हेड ऑफिस हो, 11th की टीम ये सालों साल, मुझे इतने साल हो गए सर आपके सामने, 2-3 साल में आपसे कम ही था, लेकिन 18-20 साल मेरे को भी हो गए, लेकिन इतने साल में मैंने तो नहीं देखा कि 11th के लिए ये टीम मिल सकती है। तो अनडाउटली जो टीम है उसका कोरोना से या अभी एट होम से ज्यादा आपको फायदा ये है जो दीवान सर ने कहा ना कि भर भर के शुक्रिया, और बच्चे करते भी हैं सर। मुझे लगता है आप सब लोगों को ये अनुभव हो गया होगा कि बच्चों ने कई बार शुक्रिया भेजा है कि सर कोरोना किसी के लिए भी कुछ रहा, हमारे लिए अनअकैडमी ने मिला है। बिल्कुल, हमें घर बैठ के मिल गए, और लाखों, अगर अपन मनी वाइज भी कंपेयर करें सर, तो एक तरफ 3-4 लाख रुपया खर्चा और एक तरफ एक तरफ आपका बहुत थोड़ा सा पैसा जो कि ट्यूशन में भी उससे ज्यादा लगता है, स्कूल की फीस ज्यादा है, स्कूल की फीस से भी कम है, वो इससे बहुत ज्यादा डबल फीस है, डबल फीस है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सर, एस.के. सर, और एक बार आप और बच्चों को बताइए कि फाइनली उनको कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं रखना है, टीम के रिगार्डिंग अगर उनको देखना है तो एक बार वो अनअकैडमी ज्वाइन करके पूरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, या कई बार बच्चों को लगता है कि हम 3-4 लोगों से पढ़ के देख लें फिर सिलेक्शन करें, तो बताइए बच्चों को कैसे ये पता चले कि ये मतलब टीम कौन सी सिलेक्ट करनी है मुझे। जैसे मान लीजिए सपोज हमने तो कह दिया कि हम बढ़िया, ये अगर किसी के मन में विचार आ रहा है तो बहुत गंदा विचार आ रहा है, पहली बात कि टीम कैसे सिलेक्शन करे, और मतलब कि होता क्या है कि जब प्रोडक्ट नया आता है कोई, जैसे मान लीजिए कोई क्रीम है जो गोरा बनाता है, काले को गोरा बनाता है, तो उसको आप बोलेंगे कि हाँ ये क्रीम है जो काले को गोरा बनाएगा, मतलब ये तो खुद ही मतलब एज ए टीम है जिन्होंने रैंक प्रोड्यूस किए हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे देखता है कि चलो भाई हम ट्रायल लेके देख लें, तो मतलब शायद वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। मैं तो खुलेआम शब्दों में बोलूंगा कि नहीं हो पाएगा। इतने दिग्गज लोग जिन्होंने इतना रिजल्ट दिया है, इनका क्या ट्रायल। अगर आपको लगता भी है कि चलो एक बार पढ़ के भी देख लें, ठीक है, तो आप सबकी फ्री क्लासेस होती है, एक बार आके आजमा के देख लें और आपको रियलाइज होगा कि क्या पावर है। चाहे मेरी क्लास हो या आशीष सर की क्लास हो, निशांत सर की हो, कौशल सर को, एक बार आप अगर लगता है कि नहीं हम एक बार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाई हो, आप आइए, एक बार आइए, कभी भी आ जाइए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्या पावर है, और फिर आप खुद ही कहेंगे अपने पिताजी से कि पिताजी हमें सब्सक्रिप्शन दिलाइए। ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और आई होप कि आप सब ने देखा होगा, समझा होगा कि कैसे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, और अब देर नहीं करना है। देर करोगे तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। किसी ने कहा है कि समय का इंतजार ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो समय ही डिसाइड कर लेगा कि आपको करना क्या है। समय का इंतजार मत करिए, और समय को छोड़िए मत, समय पे कि उसको क्या सोचना है, आपको सोचना जल्दी है, और जल्दी एक्शन लीजिए, और आप आइए, पढ़िए और अपने फ्यूचर को साकार कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड फॉर वाचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।